ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था, जो आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक कवर करता था। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 9 पर। पार्ट 9 लिख देता हूँ यहाँ, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें किसकी चर्चा है? इसमें चर्चा है लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की। कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल तक जाएगा? देखो, इसमें एक ही आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 243। 243। अब इसी 243 में अमेंडमेंट किया गया था, और 243 ए से लेकर के ओ तक कुल 16 आर्टिकल, मतलब 243 को लेकर के 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई और ऐसे करते करते ओ तक कुल 16 आर्टिकल को ऐड किया गया था। उसके बाद इसी में जो अमेंडमेंट हुआ था, मैं बताऊंगा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट 1992। उसमें शेड्यूल 11 को जोड़ा गया था, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के तहत 29 सब्जेक्ट को ऐड किया गया था। ठीक है, ओके। तो हम पार्ट 9 के बारे में समझते हैं। देखो, लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? तो ये लगभग 3 स्तर के होते हैं मेनली। जैसे हमारे देश में अगर बात करें तो देश के लिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। फिर देश में जितने राज्य है उनकी अपनी खुद की सरकार है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही हर राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले गांव में यानी विलेज लेवल पर अपनी एक गवर्नमेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। अब देखो, जब हम किसी स्टेट की बात करते हैं, जैसे मैं मान लो कि ये कोई स्टेट है, स्टेट जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर गांव होगा, विलेज, है ना, विलेज। और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर शहर होगा, जैसे लखनऊ शहर है, ठीक है, लखनऊ शहर है। जौनपुर मेन सिटी है, लेकिन जौनपुर में आते हैं बहुत सारे गांव, ठीक है, बहुत सारे गांव। और जो शहर होते हैं, शहरों में जो अर्बन एरिया होती है मोस्टली, जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स। अब देखो, स्टेट को हम ऐसे 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक एरिया जहां पर मेजरली गांव के लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, ठीक है। दूसरा शहर, जहां पर लोग खेती बाड़ी पर ध्यान नहीं, सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और उन्हीं शहरों में आते हैं अर्बन एरिया, जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो हर जगह की समस्या को देखने के लिए अलग अलग तरीके के ग्रुप्स को फॉर्म किया जाता है। जैसे विलेजेस में जो होती है, वहां पर जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं पंचायत। पंचायत। शहरों में जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी। और अर्बन एरिया जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, बिल्डिंग्स की देख रेख करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए वहां पर जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव। 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 इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाती हैं? यही तीनों कहलाती हैं लोकल गवर्नमेंट। क्या कहलाएंगी? लोकल गवर्नमेंट। तो हमें इन्हीं लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। तो पार्ट 9 में हमें प्रॉपरली क्या पढ़ना है, क्लियर हो गया? लोकल गवर्नमेंट के बारे में शुरू करें। चलो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोकल नहीं जी, लोकल। लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल 243। बस यही आर्टिकल याद रखो। उसके बाद हम जब इसमें पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव को पढ़ेंगे तो उसमें याद रखना 243A, 243B, 243C। बस ये आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इसकी चर्चा हमारे देश में चोल डायनेस्टी के समय से ही चलती आ रही है। सबसे पहली बात, लोकल गवर्नमेंट की चर्चा हमें कहाँ देखने को मिलती है? चोला डायनेस्टी में। चोला डायनेस्टी में भारत के जो साउथ पोर्शन है, साउथ इंडिया,
वहाँ पर राज हुआ करता था चोला डायनेस्टी का, और इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि बल्कि नॉर्थ ईस्ट और पूरे के पूरे जो ये इंडोनेशिया है या श्रीलंका है वहाँ तक हुआ करता है। ठीक है, तो पहली बार लोकल गवर्नमेंट की चर्चा हमें कहाँ देखने को मिली? चोल डायनेस्टी में। चोल डायनेस्टी में, इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, मैं क्लियर हुआ। उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में एक जो वॉइस रहे थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को भारत में लॉर्ड रिपन को भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त इस इंसान ने, इस बंदे ने लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी उन सब के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। अब कई बार ये सवाल पूछता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या जो हमारे देश में पावर्स हैं, जैसे सेंटर के पास कुछ पावर हैं, स्टेट के पास कुछ पावर हैं, उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को सेंट्रलाइज करता है या डिसेंट्रलाइज करता है? तो याद रखना, लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि पावर यहाँ बटी हुई है। सबसे ऊपर पावर होती है सेंटर के पास, फिर आती है स्टेट के पास, फिर आता है लोकल गवर्नमेंट के पास। लोकल गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर, पावर का ये सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एक हाथ में हो जाना। जैसे हम चाइना की बात करें तो चाइना में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वहां सेंट्रलाइजेशन है। वहां जिनपिंग ही सब कुछ है, जो उसने कह दिया वही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन भारत में पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है। हाँ, कई कई बार ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं जब पावर सेंट्रलाइज हो जाता है, जैसे इमरजेंसी वगैरह के टाइम पीरियड में। तो जब हम इमरजेंसी समझेंगे तो उसको भी समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं और समझते हैं। जैसे कोई भी राज्य है, राज्य किससे बनता है? जिला से। जिला किससे बनेगा? गांव से, शहरों से, है ना? तो उन जिला के अंदर जो शहर हैं और शहरों के अंदर जो गांव हैं, है ना? जैसे हम अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसा थोड़ी है कि पूरे महाराष्ट्र में गांव है ही नहीं। ऐसे जब कभी सूखा पड़ता है और हमें ये सुनने को मिलता है कि महाराष्ट्र के इस विलेज में, है ना, कोंकण वाला जो क्षेत्र हो गया या विदर्भ वाला रीजन हो गया, विदर्भ वाले रीजन में अत्यंत सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ भी गांव होते हैं, है ना? इसी तरीके से हर स्टेट में कुछ बड़े शहर होते हैं और उन शहरों में होती है अर्बन एरिया। देखो, शहर किसी भी स्टेट के जो गांव होते हैं, गांव में चर्चा होती है, वहां के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए होते हैं ग्राम पंचायत, यानी हम कहते हैं पंचायत। तो पंचायत की चर्चा आर्टिकल 243 के ए में है। ठीक है, 243 के ए में है। उसके बाद किसी भी राज्य में जो शहर होते हैं, अर्बन एरिया या सिटीज, सिटीज, तो सिटीज में समस्याओं को सॉल्व करने के लिए होती है म्युनिसिपैलिटी, जी पैलिटी। और जो बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वहां उनका खुद का एक संगठन होता है जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव। तो देखो, म्युनिसिपैलिटी की चर्चा आर्टिकल 243 के में है और कोऑपरेटिव्स की चर्चा आर्टिकल 243 के सी में। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं पहले पंचायत। देखो, पंचायत
पंचायत जब देश आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में 1952 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसे कहा गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या स्टार्ट किया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? तो जवाहरलाल नेहरू। कब? 1952 में। क्यों स्टार्ट किया इसको? भाई इनका मोटो था जो गांव की समस्याएं हैं उनको हम छोटे लेवल पर सॉल्व कर सके। उन्होंने लोगों का ग्रुप बनाया, 10-20 लोगों का ग्रुप, और उन्हें एक एक गांव की जिम्मेदारी दी। जैसे मान लो एक गांव है ये, ठीक है? गांव है, इस गांव में कुछ मान लेते हैं कि 10,000 या 1,000 लोग रहते हैं, ठीक है? 1,000 लोग रहते हैं, तो इस 1,000 में से कुछ 40-50 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया और इन्हें कहा गया कि गांव की जो भी समस्या है आप उनको रिपोर्ट करिए, नोट डाउन करिए और हम तक लाइए और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे-धीरे देखा गया कि उनका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन ये अभी पूरे भारत में लागू था नहीं, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी भी नहीं थी पूरे भारत में तुरंत लागू किया जा सके कोई भी चीज़। पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जब हम पहली बार किसी छोटे से एरिया में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। हाँ होगा ना? कई बार कि सरकार ने अभी ये नियम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करी है। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? छोटे से एरिया में पहली बार किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पायलट प्रोजेक्ट कहलाता है। उसके बाद जब इन्हें लगा जवाहरलाल नेहरू को कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छा वर्क कर रही है, तो उन्होंने पूरे भारत पर इसे लागू करने की सोची और 1953 में उन्होंने इसको एक नया नाम दिया जिसे कहा गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या चालू कर दिया? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है? ओके। अब इस नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को इन्होंने 5 साल तक ऑब्जर्व किया। कितने साल तक? 5 साल। और इन्होंने पाया कि अभी भी बहुत कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है और उसके लिए इन्होंने एक कमिटी का गठन किया। क्या किया? एक कमिटी का गठन किया 1957 में। 1957 में कमिटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। क्यों? क्योंकि बलवंत राय मेहता उस कमेटी के हेड थे, ठीक है? उस कमेटी के क्या थे? हेड थे। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता, यानी BRM कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन थे बलवंत राय मेहता? ये फोटो मैं यहाँ लगा देता हूँ। बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई 1957 में और इन्होंने स्टडी करना शुरू किया। कोई भी कमेटी को बनाई जाती है ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करे, लोगों की राय जाने और बाद में अपना रिपोर्ट सबमिट करे और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को दे सके। तो बलवंत राय मेहता ने 2 साल तक सारा का सारा स्टडी किया, मतलब इनकी कमेटी ने, और इन्होंने 1959 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है? और इस रिपोर्ट में इन्होंने सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? गांव की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की जाए। ट्री लेवल या ट्राई लेवल पंचायत, ठीक है? ट्राई लेवल पंचायत की बात इन्होंने करी। क्या था इसमें? इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में जो सीएम होता है, सीएम डायरेक्टली लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन उसकी पहुंच डिस्ट्रिक्ट तक होती है आराम से, क्योंकि वहां पर डीएम होता है और फिर डीएम की पहुंच
डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक की पहुंच होती है गांव वालों तक। या यूं कहे सबसे छोटा स्तर जो बनाया जाएगा गांव वालों के लिए वो होगा विलेज पंचायत। विलेज पंचायत यानी कि हर एक गांव में, भी हम इसको अच्छे से समझेंगे विलेज पंचायत वगैरह के बारे में, कि हर एक गांव में एक ग्रुप फॉर्म होगा, वहां से एक पर्सन उठेगा जिसे लोग इलेक्ट करेंगे और वो उनके यहाँ का मुखिया होगा या सरपंच होगा या प्रधान होगा, ठीक है। और उनके ग्रुप से जो बनेगा उसे हम कहेंगे ग्राम पंचायत। अब ऐसे ही कई सारे ग्राम पंचायत यानी कई सारे गांवों को मिला करके बनाया जाएगा एक ब्लॉक लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर, उसे हम कहेंगे विलेज कमिटी। विलेज कमिटी या ग्राम समिति, क्या कहेंगे, ग्राम समिति, ठीक है, ग्राम समिति। यहाँ क्या था, ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लॉक लेवल जो ग्राम समिति है या विलेज कमिटी है, ये अपना सारा रिपोर्ट जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाएगा जिला परिषद, इसको कहा गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो उन्होंने पंचायत में ये 3 चीजें जोड़ने के लिए कहा, यानी त्रिस्तरीय पंचायत में क्या क्या रहेगा, गांव लेवल पर विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पर विलेज कमिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसकी जो परिकल्पना है कैसा है, कुछ यूं समझो, मान लो कि ये कोई ये है स्टेट है, मान लेते हैं ये क्या है, उत्तर प्रदेश। सर अब इस उत्तर प्रदेश में 75 जिले, ठीक है, हम इनको 75 नहीं ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि ये 4 जिले हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जिले। अब एक जिला, हम ये जो चौथा है इसको हम मान लेते हैं कि ये जौनपुर जिला है, जौनपुर जिला है, ठीक है, जौनपुर जिला है। अब इस जौनपुर जिले में बहुत सारे क्या होंगे, गांव होंगे, है ना, बहुत सारे गांव होंगे, सारे के सारे हो जाएंगे विलेज, विलेज, ठीक है, विलेज। अब हर विलेज में क्या होगा, तो इनका एक पंचायत होगा, पंचायत। ऐसे ही सारे गांव में पंचायत होंगे, है ना, सारे गांव में अपना पंचायत होगा। अब ये सारे के सारे पंचायत जो रहेंगे इन सबको मिला दिया जाएगा, जैसे कि 4-5 पंचायत को मिला दिया जाए तो उसे एक ब्लॉक तैयार होगा। इनके लिए एक एक ग्रुप तैयार होगा जिसे हम कहेंगे ब्लॉक, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक। और इस ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, विलेज कमिटी, विलेज कमिटी यानी ग्राम ग्राम समिति, ग्राम समिति। इसी तरीके से अब जैसे एक ये ग्राम समिति हो गया, ठीक है, ऐसे ही हमने और ले लो, हाँ? एक ये ग्राम समिति हो गया, एक ये ग्राम समिति हो गया। तो ऐसे ही 2-3 ग्राम समिति मिल करके आप बनाएंगे जिला लेवल पर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, जिला परिषद, जिला परिषद। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये 3 लेवल क्या क्या था, पहले गांव में होगी विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पर होगा विलेज कमिटी और जिला लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा जिला परिषद, जिला परिषद। क्यों किया गया ये, क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया कि भाई जैसे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा भारत का नक्शा ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा है। अब इंडिया में मान लो कि ये है, ये राजस्थान है, राजस्थान का हेड कौन रहता है, सीएम। मतलब कि किसी भी स्टेट का हेड कौन होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अगर अपना बजट पेश करता है, बजट, और बजट में गांव के लिए कुछ अलोकेशन करता है, मान लो कि 100 करोड़ रुपए का इसने गांव के डेवलपमेंट के लिए पैसे अलॉट किए हैं,
तो पैसे क्या हर गांव गांव ले जाकर ही देगा? नहीं। सीएम कांटेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट पर, डिस्ट्रिक्ट वहां सारा इंफॉर्मेशन देता है। डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो आप लोग आईएएस बनेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, है ना, ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं बीडीओ, ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। और फिर ये ब्लॉक से आती है विलेज लेवल, विलेज लेवल पर, गांव में। और गांव में होता है प्रधान, ठीक है। कहीं कहीं प्रधान होता है, कहीं कहीं पर मुखिया होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर सरपंच कहते हैं, सरपंच। हालांकि सरपंच का काम जुडिशरी का होता है, न्याय करने का होता है। वो हम समझेंगे अच्छे से जब हम मुखिया या प्रधान का चुनाव वगैरह समझेंगे, तो उसको समझेंगे सरपंच का क्या काम होता है, ठीक है। अभी ये हायरार्की समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अब जब उन्होंने ये सारा का सारा कुछ बताया, तब तब नेहरू जी ने कहा ठीक है इसे लागू करते हैं। तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायत को लागू किया, ठीक है। पंचायत को लागू किया गया। यानी अगर पूछेगा कि 1959 के टाइम पीरियड में पहला स्टेट कौन सा था जिसने पंचायत को अडॉप्ट किया था, वो था राजस्थान, वो था राजस्थान। लेकिन दूसरा स्टेट कौन था? दूसरा स्टेट था आंध्र प्रदेश, ठीक है। सेकेंड स्टेट था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये अभी हम 59 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी पूरे भारत में क्या पंचायत लागू किया गया है? नहीं, ठीक है। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में पंचायत पंचायत लागू नहीं किया गया, पंचायत लागू नहीं किया गया, ठीक है। पहली बार हुआ राजस्थान के नागौर में, और दूसरा था हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़े टाइम तक चलता है, 60 जो 60-70 तक। लेकिन 1977 में एक घटना होती है जब कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। कब? 1977 में, 1977 में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और देश में आती है एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। कौन होती है वो होती है जनता दल, जनता दल। और जनता दल में जो हेड होते हैं, यानी जो पीएम बनते हैं, वो बनते हैं मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। कौन है मोरारजी देसाई? दिखाता हूँ भाई, ये ये मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। अब हमें पता है कि भारत में कोई अगर गवर्नमेंट बदलती है तो पिछले गवर्नमेंट के द्वारा चालू किए गए जितने भी काम होते हैं या तो उन्हें रोक दिया जाएगा या उनका नाम बदल दिया जाता है। तो मोरारजी देसाई ने भी कांग्रेस के द्वारा चालू किया गया, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया था कि देश में 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए, इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन किया। बलवंत राय मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, एक और कमेटी को बनाओ। तो उन्होंने एक बलवंत राय मेहता कर रहा हूँ, ये मोरारजी देसाई ने, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई तो कौन थे उस वक्त? इन्होंने एक नई कमेटी का गठन किया और उसका हेड बनाया अशोक मेहता को, जिसे कहा गया अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता। अब भाई जब अशोक मेहता को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो पिछले गवर्नमेंट ने
जो जो काम किया है या जो सजेशन दिया है बलवंत राय मेहता ने, आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो भाई ये क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? ठीक है, इन्होंने कहा कि काम करते हैं, जो 3 स्तरीय पंचायत है ना, उसे 3 स्तरीय न करके 2 स्तरीय बना देते हैं। यानी इन्होंने सजेशन दिया, सजेस्टेड सजेस्टेड 2 टायर 2 टायर पंचायत पंचायत। भाई 3 टायर में से इन्होंने कुछ न कुछ गायब किया होगा, ज़रूर। जैसे बलवंत राय मेहता ने कहा था कि विलेज लेवल पर क्या होगा? विलेज लेवल पर होगा विलेज पंचायत पंचायत। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर क्या होगा? ब्लॉक लेवल पर होगा विलेज कमेटी कमेटी और फिर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इतनी बात कही थी किसने? बलवंत राय मेहता ने। लेकिन अशोक मेहता ने कहा कि देखो भाई, ये जो ब्लॉक लेवल है ना, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली पंचायत से और डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने विलेज पंचायत का नाम चेंज करके रख दिया मंडल पंचायत। क्या नाम रखा? मंडल पंचायत। ठीक है, मंडल पंचायत नाम कर दिया इसका, विलेज पंचायत का चेंज करके मंडल पंचायत, और ब्लॉक लेवल पर जो विलेज कमेटी थी उसको खारिज कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को वैसे ही रहने दिया। ये थोड़ी सी चेंजेस करी, लेकिन इनकी ये जो चेंजेस थी ये कभी भी देश में लागू नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई की जो सरकार 1977 में बनी थी वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। ठीक है, चल नहीं पाई। और फिर वापस से पावर में आती है कांग्रेस सरकार और उस वक्त प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। ठीक है, वापस से पावर में कौन आ जाता है? पावर आ जाती है कांग्रेस कांग्रेस के पास। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट। और इस वक्त पीएम कौन बनती है? पीएम थी नहीं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, ये जो अशोक मेहता है, अशोक मेहता अशोक मेहता, इन कमेटी ने जो सजेशन दिया इसको खत्म करो। वापस से किसको चालू किया जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सजेशन दिया था उसे चालू किया जाएगा। यानी ट्राई लेवल की जो पंचायत है उसे भारत में लागू किया जाएगा। अब इन्होंने देखा कि हमारे जो बाबूजी थे उन्होंने तो पूरे देश में लागू किया नहीं, अभी 2 ही राज्य ने एक्सेप्ट किया था और 2 राज्य के कुछ डिस्ट्रिक्ट ने ही एक्सेप्ट किया था पंचायत को, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने इन्होंने पूरे देश में पंचायत को लागू करने के लिए संविधान में क्या किया? अमेंडमेंट किया। कब किया अमेंडमेंट और कौन सा अमेंडमेंट? तो 73rd अमेंडमेंट अमेंडमेंट 1992 में। 73rd अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, 1992 में। और इस अमेंडमेंट के तहत पूरे देश में पंचायत को कंपलसरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पंचायत कंपलसरी हो गया ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। यानी जो भी राज्य हैं, स्टेट हैं, अगर उस स्टेट में गांव की जो आबादी अधिक है तो वहां पर पंचायत होना ही चाहिए। और 73rd अमेंडमेंट 1992 में सबसे पहली बार जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश ने पंचायत को लागू किया अपने यहाँ। ठीक है, तो अमेंडमेंट होने के बाद पहली बार पंचायत को किस राज्य में लागू किया गया था? मध्य
प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये 2 चीज़ें याद रखना, मैं यहाँ दिखाता हूँ। पहले तो पूछेगा कि अगर स्टेट वेट कुछ नहीं दिया है, सीधा पूछा है कि पहली बार भारत में पंचायत किस स्टेट में लागू किया गया? तब सीधा मारना है राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अगर ये कह दे कि 73rd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, या 1992 में पहली बार किस राज्य ने पंचायत को अडॉप्ट किया, तो वो था मध्य प्रदेश। समझ में आया? मध्य, इतना क्लियर हुआ? और इसी 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत में 16 आर्टिकल ऐड किए गए। 16 आर्टिकल जो 249 240 नहीं 249 नहीं 243, ठीक है, 243 ए से लेकर के ओ तक, 243 ए से लेकर के ओ तक। इतना क्लियर है? मैंने बताया था ना, यहाँ देखो 243 ए में पंचायत, 243 बी में म्युनिसिपैलिटी और 243 सी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ऐसे ही और चीजें थी। बाकी इसमें 11th जो शेड्यूल था, ठीक है, कौन सा शेड्यूल? 11th शेड्यूल में मैं यहाँ अगर देखो यहाँ लिखा रहेगा तो समझा देता हूँ। देखो 11th शेड्यूल में कुल 29 सब्जेक्ट को जोड़ा गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? पंचायतों को। इतना क्लियर हुआ? तो कौन सा इस अमेंडमेंट के तहत कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था? 11th शेड्यूल, ठीक है, 11th शेड्यूल। और इस 11th शेड्यूल में पंचायत से रिलेटेड 29 सब्जेक्ट को ऐड किया गया। 29 सब्जेक्ट को ऐड किया गया। इतना क्लियर है? अब देखो, अभी तक यहाँ पर हमने पंचायत की जो पूरी की पूरी रूपरेखा थी उसको समझा है, मतलब कि कब कब क्या क्या ऐड हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। अभी हमने पंचायतों में इलेक्शन कैसे होता है, सरपंच कैसे चुने जाते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव का काम कौन करता है, जुडिशरी का काम कौन करता है, इन सब के बारे में कुछ नहीं समझा है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक जितना पढ़ाया उसमें से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसको कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक याद रखना क्या, कि बहुत लोग बीए करते हैं, जैसे कि बीए पास 73 में, ठीक है, बीए पास 73 में। ये सारी की सारी जो चीजें है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो पंचायत से रिलेटेड है, ठीक, रिलेटेड टू पंचायत। जैसे पी फॉर क्या है? पी फॉर बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। ए फॉर अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी। आ से तो था पी के राव कमेटी, पी के राव कमेटी को बनाया गया था 1985 में, ठीक है। बहुत सारी कमेटियां बनी है, लेकिन इसमें से 2 जो इम्पोर्टेंट है वो है बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। अच्छा, और पहले समझा लूं फिर बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद एस से क्या है? तो सिंघवी कमेटी, से कब बनाया गया था? 1986 में, 1986 में। और 73 का मतलब क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट कब हुआ? 1990 में से कुछ नहीं, ठीक है, 1992 में। इतना क्लियर हुआ? तो देखो, पूछता है कि जैसे किस कमिटी ने ये सजेस्ट किया था कि पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बलवंत राय मेहता की अशोक मेहता। तो देखो, बलवंत राय मेहता में 3 वर्ड है, BRM, तो इसे याद रख लेना, त्रिस्तरीय, ठीक है, ट्राई लेवल। लेकिन अशोक मेहता में 2 ही वर्ड है, तो उसे याद रख लेना, इन्होंने 2 टायर की बात करी थी, ठीक है।
2 टायर की बात करी, यानी 2 स्तरीय, 2 स्तरीय। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।